संपूर्ण कंडिशन करू. तर decision variable मध्ये let x number of gadget A and y number of gadget B be produced by manufacturing firm. First we declare, then afterward we have to write here, then सर्वात important, then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Always you have to write here, because here product is always a positive one. After declaring the decision variable, जब भी आप decision variable declare करेंगे उसके बाद पहला काम you have to write this one, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, because product is always a positive quantity. प्रोडक्ट अगर से कभी नेगेटिव होगा तो कंपनी बंद हो जाएंगी. इसकी वजह से whenever you declare the variable for that one, then you can write this step is compulsory, then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there. Second step is nothing but your objective function. Second step is nothing but objective function. Objective function मतलब कंपनी का प्रॉफिट. तो कंपनी का प्रॉफिट क्या क्या है? Here now, so here जो मुलाकात ज्वाइन था जो अभी जो उनके लिए बताता हूँ. एनी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स है. एक है डिसीजन वेरिएबल, एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक है कंस्ट्रेंट और चौथा है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी इज देयर. तो डिसीजन वेरिएबल में हम क्या करेंगे? वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स फॉर द प्रोडक्शन टाइप. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में manufacturing firm produces 2 types of gadgets, capital A and capital B. So we have to declare the variable. Let x number of gadgets A, मतलब अब gadget A के लिए variable क्या आएगा? X, and y number of gadget B be produced by manufacturer firms, this one. तो अब यहाँ पे जब भी gadget A आएगा, we have to declare the variable X, and y gadget B के लिए क्या declare करें अपन ने? Variable Y. This is the important one. Then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. It means that our product is always a positive one. Our product is always a positive. ये कभी negative नहीं होता, तो ये अगर से negative आया तो कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. This one. So it is always positive one. Next step is the objective function for that one. So what is objective function? Objective function is very clear. कंपनी का profit किसमें है? It is said to be the objective function for that one. जैसे कहते हैं मतलब होगा profit on the sale of A is ₹30. मतलब अगर से गैजेट A अगर से सेल करा समझो बना के, तो उसके पीछे कितने का फायदा? 30 का. एंड B is ₹20 पर यूनिट. एक यूनिट के पीछे 30 और 20 का फायदा है. तो अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ेगा. तो क्या लिखिए अपन? लेट द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट of A or gadget A is equal to ₹30. एक यूनिट के पीछे 30 का फायदा. Therefore, अगर से एक यूनिट के पीछे ऐसे 30 का फायदा, तो ऐसा x नंबर ऑफ गैजेट A तैयार हो गए. तो we can write here therefore the profit on x unit of gadget A is equal to rupees कितना? 30x. राइट? कंपनी का फायदा एक यूनिट ऑफ गैजेट ए के पीछे 30 का फायदा. अगर से कंपनी ऐसा x यूनिट ऑफ गैजेट ए तैयार करेगी तो कितने का फायदा मिलेगा उसको? 30x का. उसी प्रकार से द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट ऑफ बी, गैजेट बी इज इक्वल टू ₹20. तो इस प्रकार से therefore the profit on y unit of gadget B is equal to rupees how much? 20y. तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसका प्रॉफिट आएगा कंपनी का. कंपनी का प्रॉफिट कैसा? अगर से एक यूनिट ए का 30 रुपए का फायदा है प्रॉफिट का, तो ऐसे अगर से कंपनी ने x यूनिट ऑफ गैजेट ए तैयार करेंगे तो कितना फायदा मिलेगा? 30x का. उसी प्रकार से अगर से 1 यूनिट ऑफ बी का पीछे 20 रुपए का फायदा है, तो कंपनी अगर से y यूनिट ऑफ गैजेट बी तैयार करता है तो कितने का फायदा? 20y. और अगर से टोटल प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी के पास ये दोनों भी तैयार हो रहा, गैजेट ए और गैजेट बी. तो टोटल प्रॉफिट इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ गैजेट ए प्लस गैजेट बी. तो नेक्स्ट स्टेप में अपन वही लिखेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, पहले समझ में आएगा डिसीजन वेरिएबल में वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल x एंड y फॉर 2 प्रोडक्ट्स. जो भी 2 प्रोडक्ट रहेंगे उसके लिए वेरिएबल x और वेरिएबल y, एंड देन दिस इज कंपल्सरी x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. नाउ नेक्स्ट वन, इसके आगे का फॉर्म
अब क्या लिखेंगे अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, लेट ऐसे लिखेंगे अपन यहाँ पे, लेट z be the total profits, let z be the total profits, therefore z is equal to कितना मिल गया, दोनों का एडिशन 30x प्लस कितना 20y, let z be the total profit of the company, इसकी वजह से z कितना मिलेंगे आपने को 30x plus 20y, and this is nothing but this is objective function, this is objective function which is to be maximized, which is to be maximized is there, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है, इसकी वजह से ये कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए ये कंपनी का वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वही मिलेगा अपने यहाँ पे सेम वन, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहती है, दिस वन। So second step objective function is completed. So you have to convert the given theory problem into the four steps. बहुत simple है, पहला है decision variable. Decision variable में we have to declare the variables for the production, whatever may be, two types of production always there. हर क्वेश्चन में दो टाइप्स के प्रोडक्शन रहेंगे, तो दो टाइप्स के प्रोडक्शन को हमेशा दो वेरिएबल, एक को x और एक को y, then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Then afterward objective function, objective function में it is related with the profit, कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके आगे जाएंगे अपन दिस वन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद सेम हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तीसरी स्टेप, there are four steps are there, so in which third step is there, it is nothing but constraints, nothing but constraint, constraint मतलब कंपनी का रॉ मटेरियल, कंपनी को अगर से ज्यादा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर से अचीव करने का है तो कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल है, कितने मशीन्स अवेलेबल है, कितने लेबर अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल है, ये सब का मतलब कंस्ट्रेंट है कंपनी का रॉ मटेरियल। कंस्ट्रेंट का फिर टेबल दिया वाला है, गैजेट्स, फाउंड्री, मशीन, शॉप, अवेलेबल आवर्स भी दिया वाला है, इसको अपन थोड़ा सिस्टमैटिक लिखेंगे। सिस्टमैटिक मतलब कैसा, यू हैव टू प्रिपेयर द टेबल सिस्टमैटिकली, मतलब ऐसा देखो यहाँ पर टेबल जिसको तैयार करने आएगा उसको लीनियर इक्वेलिटीज ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, तो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो कैसे इनइक्वालिटीज मिली देखो, तो यहाँ पे पहला दिस वन गैसेट्स के लिए, और कितने दिया वाला है इसमें गैजेट्स, और ये टोटल अवेलेबल, ठीक है गैजेट्स ये थोड़ा बड़ा लिखा है, ये टोटल टाइम अवेलेबल, ओके बस इतना ही है, ओके ठीक है। तो सबसे पहले दिस वन, तो यहाँ पे दो प्रकार के गैजेट्स है ना, ठीक है ये बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले गैजेट ए विच इज नथिंग बट वेरिएबल एक्स, और ये क्या है अपना गैजेट बी, इट इज नथिंग बट वेरिएबल वाई इज देयर, और ये क्या है यहाँ पर टाइम अवेलेबल, टोटल टाइम अवेलेबल, टोटल टाइम अवेलेबल, ठीक है। तो अब इसके बाद कितने प्रकार के कितने इसमें से ये पास हो रहा, दो स्टेप में से पास हो रहा, एक तो सबसे पहले फाउंड्री में से पास हो रहा, फाउंड्री में से, और उसके बाद कहाँ जा रहा है, फिर पास से मशीन से। तो गैजेट एक सब वाला से क्या क्या दिया वाला है इसमें, गैजेट ए के लिए फाउंड्री में कितना टाइम अवेलेबल है 10, और इसमें कितना अवेलेबल है गैजेट बी के लिए 6, एंड देन फॉर मशीन के लिए कितना 5 और 4, और टोटल टाइम भी दिया वाला है 60 और कितना 35, ठीक है। तब जो टेबल दिया वाला है इसको थोड़ा अपन सिस्टमैटिक लिखें अच्छे तरीके से। सो यू गॉट हियर समथिंग लाइक टू बी हियर दिस वन, ये देखो गैजेट ए गैजेट बी, फाउंड्री के लिए, फाउंड्री में जब देखते हैं तो उसके लिए 10, उसके लिए यहाँ पे गैजेट बी के लिए 6 टेबल में सारे दिए हैं, मशीन के वास्ते गैजेट ए के वास्ते 5 और मशीन गैजेट बी के लिए 4, टोटल टाइम कितना है इसके लिए 60 और 35, दिस वन, मतलब कंपनी इसके जो भी गैजेट है गैजेट में तैयार होगा उसके लिए कंपनी के पास कितना टाइम अवेलेबल, टोटल टाइम अवेलेबल 60 एंड 35, ठीक है। तो once you got this table you can write very systematically, देखो पहली इक्वेशंस क्या मिलेंगी इसकी, therefore पहली इक्वेशन yes पहली इक्वेशन क्या मिलेगी 10x plus 6y, मैक्सिमम प्रॉफिट इज दिस वन, और यहाँ पे टोटल टाइम 60 है, इसके ऊपर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 60, देन आफ्टरवर्ड 5x
Second constraint is nothing but 5x plus 4y, and that is less than equal to how much? That is equal to 35 there. So total we got the two constraint here. First constraint is nothing but 10x plus 6y less than equal to 60. Second one is nothing but 5x plus 4y, this one 5x plus 4y less than equal to 35 there. तो ये तुम्हारे constraint हो गया. There are two constraint only, this one. ये तीसरी स्टेप मध्ये टेबल दिला जाईल. टेबल में से आपने कोई सिस्टमैटिक बना के टेबल दो प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे मिनिमम अवेलेबल टाइम या मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, और यहाँ पे कहाँ से पास हुआ, यहाँ पे फाउंड्री और मशीन में दो से पास हुआ है ना. मतलब कैसा, गैजेट तैयार करने के लिए फाउंड्री के लिए 10 घंटे अवेलेबल, तो मशीन पे कितने घंटे लगते हैं उसके लिए 5. गैजेट भी तैयार करने के आपसे फाउंड्री में कितने 6 घंटे लगेंगे उसको बनाने के लिए, और फिनिशिंग मशीन पे करने के लिए 4, और टोटल टाइम कितना है अवेलेबल 60 और कितना 35. So we can write very properly here. First equation is nothing for foundry. Foundry के लिए क्या होगी, गैजेट ए के लिए 10x plus 6y, और टोटल फाउंड्री के लिए टाइम कितना है लेस देन इक्वल टू 60 है. उसी प्रकार से मशीन के लिए गैजेट ए के लिए 5 घंटे मतलब 5x और प्लस कितना 4y, और टोटल टाइम कितना है मशीन के लिए लेस देन इक्वल टू 35 है. इट इज द सेकंड कंस्ट्रेंट इन देयर. ओके, नाउ अब हो गया लास्ट फार्मूला, मतलब लास्ट स्टेप नंबर 4 वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ फार्मूला. तो देखो 4 स्टेप में से हो गया, तीसरी स्टेप कंस्ट्रेंट होगी. अब लिखेंगे हम इसकी चौथी स्टेप यहाँ पे, ठीक है. इसे लिखा बोले थे फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी. तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी में से कितना ही आएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा. फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी में 3 स्टेप का समावेश, मतलब कैसा, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. तो कैसे लिखेंगे इसका अपन, मैक्सिमाइज कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइज दैट इज इक्वल टू 30x plus 20y, मतलब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना, दैट इज इक्वल टू 30x plus 20y, सब्जेक्ट टू मगर कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल है, तो ये कंपनी के पास कंस्ट्रेंट अवेलेबल है. क्या है सब्जेक्ट टू, पहली कंस्ट्रेंट क्या, 10x plus 6y लेस देन इक्वल टू 60, और दूसरी है 5x plus 4y लेस देन इक्वल टू 35, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. लीनियर इक्वेशंस में तुम्हारे को एलपीपी में हर प्रॉब्लम में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा, बिकॉज़ योर ग्राफ इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ग्राफ अगर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव. ये अगर से कभी नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्या, नहीं. इसलिए यहाँ पे कंपल्सरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो इनका हो गया फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी कैसे जाएगा. तो फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों भी आएंगे. तो कैसे लिखेंगे, कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट है इसलिए मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करने का है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका ये है, दैट इज इक्वल टू 30x plus 20y. तो मैक्सिमाइज करने का, मगर कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू ये इतना इंफॉर्मेशन है, 10x plus 6y लेस देन इक्वल टू 68, दूसरा है 5x plus 4y लेस देन इक्वल टू 35, and then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So these are the 4 steps. ये 4 स्टेप है, इसमें अपन हर क्वेश्चन को ये फॉर्मेट में डालेंगे. तो 4 स्टेप में पहली स्टेप बोलो, सबको याद होना चाहिए. पहला है डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल मींस वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x और वेरिएबल y. जो भी दो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम पहले वेरिएबल x और वेरिएबल y में लिखेंगे, डिसीजन वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे. Then second step objective function. Objective function is related with the profit. अब हमेशा प्रॉफिट आएगा ऐसा नाही. अब एखाद्या बार एखादा 6% ला आपण बघायला गेलो, 6% म्हणजे आजारी माणूस सुद्धा बघायला गेलो तर आपण काय करतो, कमीत कमी पैशामध्ये कसं ते जास्त बरं होईल हे बघतो आपण. त्यावेळेस मिनिमाइज सुद्धा असतो, ऍट मिनिमम कॉस्ट आपल्याला त्याचा आउटपुट कसा भेटेल ते पण सुद्धा असतो. मॅक्सिमाइज आणि मिनिमाइज असे दोन प्रकारचे क्वेश्चन असतात. तो कंपनी का प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम, राइट है. इसको मिनिमम से प्रश्न येईल पुढे. त्यानंतर तीसरी स्टेप म्हणजे कंस्ट्रेंट साठी टेबल दिया हुआ रहेगा, ये तो आपको टेबल तैयार करना पड़ेगा. और उसके बाद चौथी स्टेप मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 4 स्टेप्स आर देयर. पॉज होईल लेक्चर व्हिडिओ.
बोला काय अडचण आहे का? हॅलो बोला मध्ये काय अडकायलाय सर व्हिडिओ. आवाज येत नाही का? अडकायलाय सर व्हिडिओ. ते पावसामुळे ते आहे नेटवर्क प्रॉब्लेम. बघू So this one. So there are 4 steps are there. बघा पहिला क्वेश्चन आहे त्यामुळे तुम्हाला थोडा हार्ड गेला असेल. पुढच्या क्वेश्चनला तुम्हाला लक्षात येईल की 4 स्टेप मध्ये कसं मांडायचं. बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये आपण या सेम पद्धतीने आपण मांडू. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नथिंग बट इट इज ऑफ दिस टाइप हियर. See it now. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग मांड लेंगे इसमें. तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पर. वेरी सिंपल वन, वेरी इंटरेस्टिंग वन. See it now. क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में रीड करो. In a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration of one animal must contain 14.22 and 1 unit of nutrients ABC. One by one अपन जाओ अपन. तो सबसे पहले in a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14.22 and 1 unit of nutrients ABC. Two different kinds of food are available. अब यहाँ पे दिया. There are 2 different kinds of food are available. तर 2 kinds चे food त्यांना आपण देतो animals ला, है ना? हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. cattle breeding म्हणजे काय असतो, आपण इथे animals चे advertisement करून number of animals तयार करतात. इसको cattle breeding मध्ये. तो यहाँ पे इसको 2 प्रकार के food दिए जाते हैं जिसको. तो इसमें पहला है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिसीजन वेरिएबल लिखेंगे. का डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल इज नथिंग बट, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, कितने प्रकार के फूडर है? 2 प्रकार के फूडर है. तो x unit of fooder F1 and y unit of fooder F2 भी प्रिस्क्राइब. 2 प्रकार के फूडर. तो अपन क्या बोलेंगे, लेट x unit of fooder F1, है ना, x unit of fooder 1 and y unit of fooder 2 and y unit of fooder 2. fooder 2. This one is prescribed. किती प्रकारचे फूडर आहे? 2 प्रकारचे फूडर आहे. तर 2 प्रकारचे फूडर 1 ला आपण सांगितलं व्हेरिएबल x आणि फूडर y ला आपण काय सांगितलं, फूडर 2 ला काय सांगितलं, व्हेरिएबल y इज देयर. So therefore, what we can say that next step, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there. ठीक है. 2 प्रकारचे फूडर आपण त्या एनिमलला देतो, है ना. जसा याच्यामध्ये असतो की कमी टाइम मध्ये, जसा कुक्कुट पालन मध्ये असतो, कमी टाइम मध्ये त्याला इंजेक्शन वगैरे देऊन कमी वेळ मध्ये जास्त हे करतात, त्यांना वाढवतात त्यांचं. तसं त्या प्रकारचे फूडर त्यांना दिले जातात. So let x unit of fooder fooder 1 and y unit of fooder 2 is prescribed by this one. So यहाँ पे therefore x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. It is first step. Second step, decision variable चा नंतर आहे काय असेल सांगा, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन टेल मी. तर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन सांगा, तुम्हाला दिलेले आहे. The cost of fooder 1 is ₹3 per unit. Okay. And that of fooder 2 is ₹2. Formulate the LPP to minimize the cost. अभी क्या करने का है, मिनिमम कॉस्ट में अपने को ज्यादा से ज्यादा उसका आउटपुट होना है. So at the minimum cost, we got the output is very fast for that one, है ना. मिनिमम कॉस्ट में इसको अपने को गो करने का है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले what is the objective function? The cost of 1 unit of food F1. The cost of 1 unit of fooder 1 is equal to ₹3, है ना. 1 यूनिट अगर से फूडर 1 का दिए तो कितना का कॉस्ट लग रहा है उसको 3 का. यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, कम से कम लागत में अपने को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूडर 1 इज ₹3. देखो
तो कॉस्ट ऑफ ऐसा एक यूनिट के पीछे था, तो एक्स यूनिट के पीछे एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू ₹3। त्याप्रमाणे सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 2 के वास्ते कॉस्ट कितना है, हाउ मच, 3 per unit and that is nothing but that is ₹2। प्रोडक्ट 2 के लिए 2, तो कॉस्ट फॉर y यूनिट कितना मिलेगा, therefore the cost of y unit of product 2 is equal to rupees कितना 2। ठीक है, अब ये जो फंक्शन में एक यूनिट प्रोडक्ट F1 की कीमत 3, तो ऐसे अपन ने अगर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट F1 दिए तो कितना रुपए लगेंगे, 3x लगेंगे। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट F2 की कीमत कितनी 2, तो ऐसे अगर अपन ने y यूनिट ऑफ प्रोडक्ट F2 लिए तो कितना फायदा 2y। तो लेट्स गेट विद द टोटल कॉस्ट विच इज टू बी मिनिमाइज, मतलब अपने को कम से कम लागत में अपने को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने का है। तो लेट गेट विद द टोटल कॉस्ट विच इज टू बी मिनिमाइज, विच इज टू बी मिनिमाइज। इसको क्या करने का अपने को, मिनिमाइज करने का है, मतलब कम से कम खर्चे में अपने को ज्यादा से ज्यादा इसका आउटपुट मिलना है ऐसा। तो लेट गेट विद द टोटल कॉस्ट विच इज टू बी मिनिमाइज, देयरफॉर that is equal to sum of दोनों के एडिशन, that is equal to 3x plus 2y, it is the objective function of that one। अब यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग फॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि अपना कम से कम पैसे लगना और ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या मिलना, आउटपुट मिलना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही दिया उसने, देखो अभी कैसे समझेंगे मिनिमाइज के मैक्सिमाइज, क्वेश्चन में दिया वाला है लास्ट में फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। यहाँ पे समझ आना चाहिए मिनिमाइज द कॉस्ट मतलब कम से कम लागत में अपने को ज्यादा ज्यादा आउटपुट होना। पहले क्वेश्चन में क्या किया था, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, पहले मैक्सिमम था, अब यहाँ पे मिनिमाइज। इसके अपन यहाँ पे क्या लिखे, लेट दैट बी द टोटल कॉस्ट व्हिच इज टू बी मिनिमाइज, क्वेश्चन में दिया वाला है। तो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 3x plus 2y, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब पहले बात तो we have to declare the question in 4 steps। first one is the decision variable। decision variable में हमेशा you have to declare the variable for 2 types of production। तो यहाँ पे अपन एनिमल बोलता है यहाँ पर कैटल ब्रीडिंग फॉर्म में 2 प्रकार के प्रोडक्ट दे रहे हैं एनिमल्स को, एक प्रोडक्ट 1 और एक प्रोडक्ट 2। तो प्रोडक्ट 1 के लिए वेरिएबल x और प्रोडक्ट 2 के लिए वेरिएबल y, सब तो डिक्लेयर। देन आफ्टर व्हाट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यहाँ पर कंपनी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि एक उसमें क्या बोले वाला है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट F1 के लिए 3 रुपए लगते हैं। तो ऐसा अपन अगर एनिमल को x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 दिए तो कितना रुपए लगेगा, 3। उसी प्रकार से एक यूनिट प्रोडक्ट 2 के लिए 2 रुपए लगते हैं, तो अपन ऐसा एनिमल को y यूनिट दिए तो कितना रुपए लगेगा, 2y। तो लेट्स गेट विद द टोटल कॉस्ट। तो टोटल प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट F1 के वास्ते प्रोडक्ट F2 के वास्ते, मतलब दोनों की क्या एडिशन, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। उसके आगे अब इसका नेक्स्ट स्टेप इज द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का टेबल दिया वाला है, वेरी सिंपल वन। कंस्ट्रेंट के वास्ते टेबल मस्त दिया वाला है, टेबल का यूज करो। टेबल में क्या दिया वाला है, देखो टेबल सेम है। अब टेबल यहाँ पे सेम टेबल है, कोई बात नहीं है, सेम टेबल कैसा, दिस इज द कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट में कैसा सेम टेबल यूज करेंगे हम, जो दिया वाला है सेम टेबल, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम टेबल इज देयर। यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट F1, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, और यहाँ पे कितना उसका क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है इसको, मिनिमम रिक्वायरमेंट पास है। तो यहाँ पे क्या है टेबल फुटर, और यहाँ पे क्या है इसमें न्यूट्रिएंट्स, ये वाला है टेबल बुक में। उसके बाद में यहाँ पे क्या है फुटर 1, अच्छा लिखेंगे फुटर 1, और यहाँ पे फुटर 2। तो फुटर 1 के लिए वेरिएबल x और यहाँ पे वेरिएबल y है। उसी प्रकार के यहाँ पे क्या क्या दिया वाला है, न्यूट्रिएंट A, न्यूट्रिएंट B, न्यूट्रिएंट C इज देयर, ओके। न्यूट्रिएंट A इसमें एडजस्ट करेंगे आप, yes, न्यूट्रिएंट A, न्यूट्रिएंट B, न्यूट्रिएंट C।
तो क्या क्या दिया है, पोलर F1 में 2 2 2 1, देन आफ्टरवर्ड 1 3 1 1 3 1। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दिया है, देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, it is prescribed that the food ration of one animal must contain 14 stop 22 and 1 unit of nutrient A, B, C। हाँ, मतलब यहाँ पे न्यूट्रिएंट ए के वास्ते 14 है, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 14 की है। उसके बाद में न्यूट्रिएंट बी के वास्ते 22 की है, 22 की है, और न्यूट्रिएंट सी के वास्ते 1 यूनिट की है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया वाला था, इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द फूड रेशन ऑफ वन एनिमल मस्ट कंटेन, मतलब कम से कम उनको फूड रेशन कितना 14 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी, न्यूट्रिएंट सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एनिमल, रेशन टाइम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दैट वन। इतना तो देना ही चाहिए एनिमल्स के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 14 न्यूट्रिएंट ए, 22 न्यूट्रिएंट बी और 1 न्यूट्रिएंट सी के वास्ते इक्वेशन में दिया वाला है, और ये टेबल अपने को दिया वाला था इसमें। तो अब इसमें से कितने इक्वेशंस मिलेंगे अपने को, 3। तो 3 इक्वेशंस बोलो यहाँ पे लिखेंगे, तो बोलो यहाँ पे 3 इक्वेशंस, 3 कंस्टेंट जैसे कैसे मिलेगा। पहला मिलेगा, बोलो पहली कंस्टेंट क्या होगी, 2x प्लस 1y। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू ये आएगा, ये बोलो। तो ये क्वेश्चन मिनिमाइज का है, मिनिमाइज मतलब कम से कम, तो कम से कम मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इज देयर, इतना याद रखो। पर मैक्सिमम इट इज लेस देन इक्वल, ज्यादा से ज्यादा, जास्तीत जास्त, आणि मिनिमाइज म्हणजे काय, कमीत कमी म्हणजे ग्रेटर देन और इक्वल है ना, मतलब कमीत कमी 14 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त। ग्रेटर देन इक्वल टू 14 चा अर्थ काय, कमीत कमी 14 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त। सेकंड वन, 2x plus 3y greater than equal to 22, and last one is nothing but 1x plus 1y is greater than equal to how much, it is nothing but 1 is there. So total 3 constraints we got here। अच्छा, तो मिनिमाइज के क्वेश्चन में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल इज देयर, और मैक्सिमाइज के क्वेश्चन में क्या आएगा, लेस देन इक्वल। कारण फरक समजला पाहिजे ना, मिनिमाइज म्हणजे कमीत कमी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 14 मतलब एनिमलला 14 युनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट ए दिलेच पाहिजे, कमीत कमी। त्याच्यापेक्षा जास्त दिलं तर काय अडचण नाही, पण कमीत कमी तेवढं, जास्तीत जास्त किती तुमचा म्हणावा, ग्रेटर देन इक्वल टू 14, पण मिनिमम 22 त्याला दिले पाहिजे, त्यामुळे काय आहे, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक आहे, हा काय तुमचा कन्स्ट्रेंट। आता काय राहिला चौथा, मला सांगा फॉर्म्युला सांगायला असेल, फॉर्म्युलेशन ऑफ एलपीपी मी इथेच येतो, कुठे लिहून हे त्याची काय गरज नाही, इथे सांगतो। यहाँ पे देखो अभी फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, ये यहाँ पर ठीक है, लास्ट चौथी स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। बोलो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज का क्वेश्चन था कि मिनिमाइज का, मिनिमाइज का, तो सबसे पहले आएगा मिनिमाइज। मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करने का है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, उसके वास्ते कंस्टेंट को लिख देंगे 3 के 3। व्हाट इज द फर्स्ट कंस्टेंट, is greater than equal to 14, 2x plus 3y greater than equal to 22, x plus y greater than equal to 1, और एक पहली स्टेप x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। So it is your fourth one, formulation of LPP। It is very simple one, formulation of LPP कैसे मिलेगा, it is nothing but it is objective function and then your constraint। तीसरा जो स्टेप है constraint और objective function में formulation of LPP, सब चौथी स्टेप एकदम सिंपल। त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट ओनली 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज द डिसीजन वेरिएबल, डिक्लेयर द वेरिएबल। सेकंड इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट और प्रॉफिट। कॉस्ट का या तो मिनिमम रहेगा और प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट साठी टेबल व्यवस्थित काढायचं, टेबल काढले की ऑटोमॅटिकली कंस्ट्रेंट निघून जातात। आणि चौथा म्हणजे फॉर्म्युलेशन, जर तुमचा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आणि कंस्ट्रेंट आला तर फक्त फॉर्म्युलेशन मध्ये ते लिहायचं, इट इज व्हेरी सिंपल। आणि 3 से 4 क्वेश्चन के बाद समझ जाएगा कि कितना इजी है। अब देखो इतना यहाँ तक आने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हाला कसा सॉल्व करता येईल आता बघा, सी एन नाउ बघा। क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये तुम्हाला कसा लक्षात येईल आता, तुम्ही मला पटापट आन्सर सांगते। क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये सगळे क्वेश्चन यायचे करायचा। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 4 स्टेप्स। तो बोलो
तिसऱ्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला आता 50% क्वेश्चन सॉल्व करता येईल. देखो 50% क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन देखो ऐसा है. A company manufacture two types of chemical A and chemical B. एक एक से आराम से डिसीजन वेरिएबल बोलो. किसी प्रकार से केमिकल तयार करेगी कंपनी, दोन प्रकार से केमिकल ए आणि केमिकल बी. तो क्या बोलेंगे अपन, दो प्रकार के केमिकल है, केमिकल ए केमिकल बी. डिक्लेयर द वेरिएबल. कैसे बोलेंगे सबसे पहले, लेट x यूनिट ऑफ केमिकल ए एंड y यूनिट ऑफ केमिकल बी बी क्या कर रहा हूं, हाँ बी मैन्युफैक्चर बाय कंपनी. तो लिखेंगे पहले लेट x यूनिट of chemical A and Y units of chemical B manufactured by company. B manufactured by company. अब प्रोडक्ट हमेशा केमिकल ए केमिकल बी ऑलवेज पॉजिटिव वन. तो सबसे पहली स्टेप therefore x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. पहली स्टेप. Second step, what is the second step? Is an objective function. कंपनी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? Here now, what is the objective function for the company? तो objective function क्या से जाओ उसके बाद objective function क्या से पैसे के देखो. The company gets profit of rupees 350 and 400 by selling one unit of A and one unit of B. अब आ गया समझ में? आप ज्यादा घंटे में लिखता है तो तुमको समझ में आ गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे the profit on, यहाँ पे फाइल देखो आप लिखा नहीं है. The profit on one unit of chemical A is equal to rupees how much? 350. एक यूनिट केमिकल ए का पीछे कितने का प्रॉफिट का है? प्रॉफिट कितने का है? 350 का. तो therefore the profit on कितना x यूनिट ऑफ केमिकल ए कितना मिलेगा? 350x. राइट. उसी प्रकार से the profit on chemical B, one unit of chemical B is equal to rupees 400. Therefore, the total profit on therefore the profit on chemical B, Y unit of chemical B is equal to rupees 400 Y. हो गया. एक यूनिट केमिकल ए के पीछे 350 का फायदा. तो ऐसा एक यूनिट अगर से तैयार करा तो कितना मिलेगा? 350 x का फायदा. Y यूनिट केमिकल B के पीछे 400 का फायदा है. तो Y यूनिट ऑफ केमिकल B तैयार कर तो कितना? 400 है. लेट दैट बी द टोटल प्रॉफिट व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 350x प्लस 400y. ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सेकंड स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके. एका युनिट मागे 350 700x युनिट तयार केले केमिकल ए चे 350x भेटणार कंपनीला. एका युनिट केमिकल बी चं मागे 400 रुपये भेटतात. 700 वाय युनिट तयार केले किती? 400 वाय. लेट्स डेट बी द टोटल प्रॉफिट. डेट काय त्याचा टोटल प्रॉफिट दोन्हीचा ए आणि बी मिळून. So let's get the total profit which is to be maximized. Therefore, that is equal to 350x plus series 400y. This is the objective function which is to be maximized. Profit आया मतलब profit हमेशा क्या होगा? Maximum होगा. अब उसका कंस्टेंट टेबल तुमको दिया वाला है. तो डायरेक्ट बघा टेबल तो डायरेक्ट दिलेलं आहे. काहीच काढत नाही त्यामध्ये कंस्टेंट मध्ये बघा संपला. एकदम सिंपल काम झालेलं तुमचं. बहुत ही सिंपल काम हो गया. आप कंस्टेंट में तुम बोलो कंस्टेंट में डायरेक्ट टेबल दिवाला है. आता मी टेबल काढत नाही. पुस्तकात बघा टेबल डायरेक्ट दिवाला है. केमिकल ए केमिकल बी दोनों दिवाले, रॉ मटेरियल भी दिवाला है. सीधे से ए मतलब x, b मतलब y. अवेलेबिलिटी पहली इक्विटी सांगा 3x + 2y मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल कितना 120. पहली कंस्टेंट. दूसरी कंस्टेंट क्या मिलेगी? 2x + 5y लेस देन इक्वल टू किती 160. तो डायरेक्ट टेबल दिवाला है. टेबल मध्ये केमिकल ए केमिकल बी फक्त एवढंच फरक आहे. ए चा खाली x, बी चा खाली काय y. आणि अवेलेबिलिटी दिलेली रॉ मटेरियल. किती प्रकारचे रॉ मटेरियल असतात? दोन प्रकारचे. कोणाला? केमिकल ए आणि केमिकल बी तयार करण्यासाठी टू टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल. पी आणि क्यू दोन्ही दिलेले. क्वेश्चन नाव असं तुम्हाला टेबल सांगता येईल. देअरफॉर दिस वन आणि मॅक्सिमम प्रॉफिट असल्यामुळे लेस देन इक्वल आणि लेस देन इक्वल येणार. दिस वन हे झाला कन्स्ट्रेंट. दोनच कन्स्ट्रेंट होणार. त्यानंतर कन्स्ट्रेंट नंतर आहे तुमचा काय याच्यामध्ये कन्स्टेंट नंतर काय असतो? फॉर्म्युलेशन ऑफ एलपीपी. यस, टेल मी द फॉर्म्युलेशन ऑफ एलपीपी. सांगा तर 34 स्टेप. फॉर्म्युलेशन ऑफ एलपीपी. यस, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप नाउ? ते नाव सांगा. फॉर्म्युलेशन ऑफ एलपीपी सांगा. मॅक्सिमाइज का मिनिमाइज? मॅक्सिमाइज. मॅक्सिमाइज z इक्वल टू काय? कुठे z? हा
350x प्लस 400y सब्जेक्ट टू काय काय कन्स्ट्रेंट आहे पहिली कन्स्ट्रेंट आहे 3x plus 2y less than equal to 120 दूसरी है 2x plus 5y less than equal to 160 and then x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 एकदम सिंपल आहे किती स्टेप मध्ये मांडलं आपण याला चार स्टेप मध्ये फर्स्ट वन इज केमिकल ए केमिकल बी ला डिसिजन वेरिएबल x घेतला डिसिजन वेरिएबल y घेतला है ना त्यानंतर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक यूनिट प्रॉफिट एक यूनिट अगर से केमिकल ए बिकाया कंपनी को 350 का फायदा इस तरीके से अगर से एक यूनिट बिकाएंगा तो कितने का फायदा 350 एक्स का एक यूनिट केमिकल बी के पीछे 400 रुपए का फायदा प्रॉफिट तो ऐसा वाई यूनिट बिकाया तो कितना 400 का हो तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का कितना हो गया दोनों के एडिशन केमिकल ए प्लस केमिकल बी दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसके बाद कंस्ट्रेंट के वास्ते तुमको डायरेक्ट टेबल में दिया वाला है देयर इज नो